सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी। मैं दिनेश गोयल, आपका लेक्चर एजुकेटर। ये लेक्चर प्रोनाउन नंबर 3 है आपका। मेरा लेक्चर 5वां है, प्रोनाउन पे 3 है, ऑन बिहाफ ऑफ लॉजिकल कंपैरिजन। लास्ट क्लास में मैंने लॉजिकल कंपैरिजन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के केस पे दिखाया था। अब मैं इसको और प्रैक्टिकल टर्म्स में आपको दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरह से यूज़ करते हैं। वैल्यूएबल टॉपिक है, मजे से समझिए, नोट्स बनाइए और आनंद लीजिए। आपका नंबर पक्का बनेंगे इस बार। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ बेटर देन अमेरिका, ये हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है। इस एग्जाम्पल का मतलब है कि द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, इंडिया का क्लाइमेट जो है इज़ बेटर है अमेरिका से। अब भाई जब मैं सेंटेंस की बात करता हूँ ना, ये फेमस सेंटेंस है, आपको आता होगा नो डाउट, पर मैं कुछ और बताना चाहता हूँ। इस सेंटेंस में कंपैरिजन जो हो रहा है किसका हो रहा है? इंडिया का हो रहा है? नहीं, वो तो ऑब्जेक्ट है। किसका? प्रेपोजिशन का। कंपैरिजन हो रहा है क्लाइमेट का। क्लाइमेट सब्जेक्ट है, क्लाइमेट अनकाउंटेबल सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसलिए नाउन होता है, इसलिए वो इज़ा लगा रखा है ना। अमेरिका से कंपैरिजन कर रहा है। अब अमेरिका एक कंट्री है भाई, एक कंट्री का कंपैरिजन एक क्लाइमेट से नहीं हो सकता है कंट्री के, है ना, क्योंकि एक कंट्री का कंपैरिजन कंट्री से होगा। एक कंट्री के क्लाइमेट की अगर बात करो, दूसरे कंट्री के भी क्लाइमेट की बात करो। एक कंट्री की बिल्डिंग्स की या इंफ्रास्ट्रक्चर की या लोगों की बात कर रहे हो तो दूसरे कंट्री की भी बिल्डिंग की, इंफ्रास्ट्रक्चर की और लोगों की बात करो। तो इसलिए ये लॉजिकल हो जाता है सेंटेंस और ये गलत हो जाता है। अगर सेंटेंस सिर्फ इतना होता, देखो बच्चों ध्यान से, अगर सेंटेंस सिर्फ इतना होता इंडिया इज बेटर देन अमेरिका, तो ये सेंटेंस सही होता है गलत होता? बिल्कुल सही होता है, क्योंकि इंडिया क्या है? कंट्री। कंपैरिजन किससे हुआ? कंट्री से। हालांकि हो नहीं सकता अच्छा, उससे मे भी हो जाए, ठीक है। कोई लोग अच्छा काम करें तो बात बनेगी। आप लोग इंस्पेक्टर बन के अच्छा काम करोगे ईमानदारी से तो बात बन जाएगी, लेकिन आप लोग भी इसी पर्पस से इंस्पेक्टर बनो कि हमें जाके लूटना है सबको, हमें सरकारी नौकरी चाहिए, तो उससे फिर कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। हाँ, शाबाश। तो अगर ये सेंटेंस इतना होता इंडिया इज बेटर देन अमेरिका, तो ये सेंटेंस सही होता, लॉजिकल होता, एक कंट्री का कंपैरिजन दूसरी कंट्री से। लेकिन अभी ये कंपैरिजन दिखा रहा है क्लाइमेट इंडिया के और अमेरिका से, तो ये गलत हो गए यहाँ पे। अब मुझे इसे सही करना है, तो चलो मैंने क्या काम किया, इसको अंडरलाइन किया और मैं इसके 4 ऑप्शन आपको देता हूँ, 4 से 5 ऑप्शन। एक लिखा अमेरिकाज क्लाइमेट, फिर दूसरा लिखा दैट ऑफ अमेरिका, तीसरा लिखा दैट ऑफ अमेरिकास, और फोर्थ लिखा नो इम्प्रूवमेंट, है ना। तो हम सबको पता है फोर्थ तो वैसे गलत है, वो तो हमने वैसे ही प्रूफ कर दिया। अब इंडिया और अमेरिका मैं लिख देता, मैं अगर आप ये लिखते ना इंडियाज क्लाइमेट, इंडियाज क्लाइमेट एपोस्ट्रोफे लगा रहे हैं, इसकी भी मैं आपको वीडियो दूंगा बहुत सुंदर बना के कि इंडिया एपोस्ट्रोफे यूज़ कैसे होता है। ये जो लिख रहा है ना आपका एपोस्ट्रोफे एस के साथ लगा हुआ है, जो उसका यूज़ कैसे होता है उसके ऊपर बहुत बढ़िया आपको वीडियो दी जाएगी बना के। पर अभी देखिए, आप इंडियाज क्लाइमेट लिख रहे हो या फिर लिख रहे हो द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, बेटे बात एक ही है। आप ऑफ का यूज़ भी कर सकते हो अधिकार दिखाने के लिए, आप एपोस्ट्रोफे का यूज़ कर सकते हो अधिकार दिखाने के लिए। कब? जब दिया गया नाउन या तो लिविंग बीइंग है या फिर ग्रुप ऑफ लिविंग क्रिएचर्स है, उनमें से कुछ भी एक है, इस तब। तो जब आप सेंटेंस लिखते हो ना द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज बेटर देन अमेरिका, तो उसको आप 2 से 3 तरीकों से ठीक कर सकते हो। या तो आप लिख सकते हो दैट ऑफ अमेरिका, या लिख सकते हैं अमेरिका क्लाइमेट, ये दोनों से होंगे। दैट ऑफ अमेरिका गलत हो जाएगा, क्यों होगा वो समझ लेते हैं। जब वो लिखेगा अमेरिका क्लाइमेट तो क्लाइमेट टू क्लाइमेट कंपैरिजन हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन जब वो लिखेगा दैट ऑफ अमेरिका, ये दैट किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई? इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा या क्लाइमेट को? क्लाइमेट को, बिकॉज दैट हमेशा दूर वाली चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो ये दैट रिप्रेजेंट कर रहा है क्लाइमेट को, जो कि अनकाउंटेबल सिंगुलर है, दैट भी सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल दोस्त बन जाता है ना। तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप ले सकते हो, दोनों ही ऑप्शंस आपके लॉजिकल है और दोनों ही सही हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ऑफ सेंटेंस में एग्जाम में ये आ गया, तो एग्जाम में दोनों में से कोई एक आंसर आएगा ना। तो इन दोनों में से अगर कोई एक आंसर करना पड़े तो पहली प्रेफरेंस क्या रखोगे? देखो यहाँ क्लाइमेट लिखा हुआ है। प्रोनाउन का यूज़ क्यों करते हैं हम? नाउन को हटाने के लिए, रिपीटेशन ऑफ नाउन को हटाने के लिए ना। नाउन की जगह पे यूज़ करने वाले वर्ड्स प्रोनाउन होते हैं। तो इसका मतलब ये भी बनता है बच्चे कि अगर आप एक सेंटेंस में एक नाउन को रिपीट करते हैं ना, तो गलत माना जाता है, एरर हो जाता है वो। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर ये समझता है कि नाउन को 2 बार लिख रहा है तो पक्की बात है बच्चे को प्रोनाउन के बारे में नहीं पता। प्रोनाउन क्यों बनाया है? ताकि 2 बार एक नाउन को लिखना ना पड़े, है ना, अवॉइड किया जा सके उसको, तभी तो बनाया उसको। इसलिए कहीं ना कहीं ये वो जो फर्स्ट सेंटेंस है ना वो उसको अवॉइड कर देगा। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है, क्योंकि रिपीटेशन है क्लाइमेट का आ गया इसमें भी और इसमें भी, सेम साउंड भी आ रहा है, नाउन भी क्लाइमेट का आपका रिपीट हो रहा है। तो इसलिए पहली प्रेफरेंस आपका सेकंड वाला ऑप्शन रहेगा, सेकंड प्रेफरेंस आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन रहेगा। वैसे हालांकि एग्जाम में इतना टफ वो देगा नहीं, बट फिर भी अगर देता है तो आपको पता होना चाहिए
मैं अगर साफ साफ बात करूँ सेम साफ शब्दों में, तो फर्स्ट वाला सेंटेंस है तो लॉजिकल पर ग्रामेटिकली गलत है, बिकॉज रिपीटेशन ऑफ क्लाइमेट है, रिपीटेशन ऑफ नाउन है। सेकंड वाला ग्रामेटिकली भी गलत है, करेक्ट है, और लॉजिकली भी करेक्ट है, इसलिए सेकंड ही आंसर बनेगा। इस ब्याह पे वो अलग तरीके से काफ़ी वेरिएशंस दे देता है बच्चों को, जहाँ बच्चा कंफ्यूज होता है। अब बच्चे को तो पता है दैट ऑफ अमेरिका आता है, पर उसको इतना नहीं पता होता कि कंपैरिजन कैसे हो रहा है ना। अगर मैं सेंटेंस ये लिखता हूँ, द बिल्डिंग्स ऑफ मुंबई, the buildings of Mumbai are taller than that of Delhi। और एक सेंटेंस ये लिख देते हैं, his marks in English are more than those in हिंदी। एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, the flowers in this garden are more beautiful than those in main road। ठीक है, अब देखिएगा, जब सेंटेंस लिखा पहला, द बिल्डिंग्स ऑफ मुंबई आर टॉलर देन दैट ऑफ दिल्ली, कि बिल्डिंग्स की जो मुंबई की जो बिल्डिंग्स है वो टॉलर ज़्यादा लंबी है किससे, दिल्ली से। अब मुंबई तो ऑब्जेक्ट बन गया, ये बात तो क्लियर है, किसका ऑब्जेक्ट बन गया, ऑफ का। ठीक है, आर किसके अकॉर्डिंग आ गया, बिल्डिंग्स, बिकॉज ये सब्जेक्ट है, सेंटेंस बिल्कुल सही है यहाँ तक। तो टॉलर कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरिजन के लिए यूज़ किया गया, कंपैरेटिव डिग्री लगा दिया CD। अब दैट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मुंबई को या बिल्डिंग्स को, बिल्डिंग्स को। बिल्डिंग्स कितनी है, एक या एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा, गलत हो गया सर, दो लगा दो। यहाँ हमने दैट लगाया था जब दैट ऑफ अमेरिका, तो दैट किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, क्लाइमेट को। क्लाइमेट भी सिंगुलर था, दैट इज वे दैट आया था। अगर प्लूरल होता वहाँ पे कोई और चीज़, जैसे लिखते हैं पीपल ऑफ अमेरिका, इंडिया आर मोर इंटेलिजेंट देन अमेरिकाज, तो वहाँ पे फिर आपका दोज आया था, है ना, दैट ऑफ दोज ऑफ अमेरिका। तो इसलिए यहाँ पे दैट कट गया, क्योंकि क्यों कट गया दैट बेटा है, क्योंकि बिल्डिंग्स की बात करें, बिल्डिंग प्लूरल था, एक से आया था, इसलिए दोज आ गया, दैट वहाँ पे हटा दिया। लॉजिक सिंपल सा है। अब जिसको समझ में आता है वो तो करके आएगा, जिसको नहीं समझ में आता वो नो एरर लगा देगा, क्योंकि उसने तो हटा हुआ है, दैट ऑफ लगाना है वहाँ पर। ठीक। थर्ड सेंटेंस, हिज मार्क्स इन इंग्लिश आर मोर देन दोज इन हिंदी, उसके जो इंग्लिश में मार्क्स है वो हिंदी से ज़्यादा है। अब आधे बच्चों को तो ये कन्फ्यूजन रहती है कि मार्क्स सिंगुलर आएगा, प्लूरल आएगा, इसमें एस आएगा नहीं आएगा, तो वो एनालाइज कर लो सेंटेंस को। अब जरूरी तो नहीं है ना आपको हर शब्द के बारे में ज्ञान हो, नॉलेज हो, पर सेंटेंस को एनालाइज कर लो। अगर इस मार्क्स को मैं मार्क लिख दूंगा तो इसका मतलब होगा साइन, चिन्ह बोलते हैं इसको। एक मार्क है तुम्हारे चेहरे पे, है ना, तो मार्क तो इस सीन हो गया, साइन हो गया। मार्क्स का मतलब होता है नंबर्स जो आप रिसीव करते हैं, ग्रेड्स जो आपको मिलती हैं। तो मार्क्स एक ऐसा नाउन है जो बिना इसके नहीं लिखा जा सकता। जैसे सीजर वाला होता है ना, प्लूरल लिखा होता है, पेयर में होता है, वो तो हमें पता है वो पेयर में आ गया, पर इसके बारे में पता नहीं होता। तो हमेशा प्लूरल रहेगा, चाहे आप 0 मार्क्स की बात करें या 1 मार्क्स की बात करें। ही हैज़ गॉट ओनली 1 मार्क्स, मार्क नहीं आ सकता। यू हैव गॉट 0 मार्क्स, ऐसे बनेगा। तो प्लूरल रहेगा। मार्क्स बिल्कुल ठीक है, आर बिल्कुल ठीक है, बिकॉज इंग्लिश जो है ऑब्जेक्ट बन चुका है प्रेपोजिशन का, इनका, और मार्क्स आर आ रहा है इसके अकॉर्डिंग, मार्क्स के अकॉर्डिंग। हिज मार्क्स इन इंग्लिश, उसके इंग्लिश के मार्क्स आर मोर देन, ज्यादा है। यहाँ तक बात क्लियर होगी, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। मोर देन कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरिजन शो कर रहा है। दोस्त किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, इंग्लिश को या मार्क्स को, मार्क्स को। अगर वो मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मार्क्स प्लूरल था, ये सेंटेंस सही है, सेंटेंस पूरा सही है, नो एरर कहलाया जाएगा। मैंने सेंटेंस को एनालाइज किया, मेरे पास इतनी नॉलेज है और मेरे सामने आंसर है। वो मेरा उल्लू नहीं बना सकता। कौन नहीं बना सकता मेरा उल्लू? मेरा एग्जामिनर मेरा उल्लू नहीं बना सकता, या मेरा कोई और मेरा स्टूडेंट, या फिर मेरा कोई भी मेरा फ्रेंड मेरा उल्लू नहीं बना सकता। मुझे से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो मुझे उसका आंसर पता है विद लॉजिक्स, मैं उसे सेपरेट करना जानता हूँ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लावर्स इन हिज गार्डन, गार्डन क्या बन गया ऑब्जेक्ट इनका। आर किसके अकॉर्डिंग आया, फ्लावर्स के अकॉर्डिंग आ गया, सब्जेक्ट है ना ये। मोर ब्यूटीफुल देन, ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, कंपैरेटिव डिग्री बन गया ये सारा का सारा। दोस्त किसको रिप्रेजेंट करा, बोलो बच्चों जल्दी से बताओ, किसको, गार्डन को या फ्लावर्स को? फ्लावर्स को, शाबाश। उसके अकॉर्डिंग दोज आया, तो यहाँ पे दोज लिखा हुआ सही है, दोज इन मेन रोड। अब देखो यहाँ पे गड़बड़ क्या कर गया, कोई एक चीज़ गार्डन में होती तो इन गार्डन लगाते हैं, लेकिन कोई एक चीज़ रोड पे होती तो इन रोड नहीं लगाते, उसको ऑन रोड की तरह यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे प्रेपोजिशन गड़बड़ कर गया। अब क्या आप एग्जामिनर को ये कह सकते हो, अरे ये वाला क्वेश्चन तो क्लास में सर ने प्रोनाउन में कराया था, तुम प्रोनाउन का एरर दो, तुमने ऑन का एरर कैसे कर दिया, तो चीटिंग है? आप नहीं कह सकते।
आपको पूरा सेंटेंस समझना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा था बच्चों पहले वाली वीडियो में कि इंग्लिश मैथमेटिक्स नहीं होता, मैथमेटिक्स प्रैक्टिस से आता है, इंग्लिश कभी प्रैक्टिस से नहीं आएगी, इंग्लिश हमेशा एनालाइज करने से आएगी। सेंटेंस को एनालाइज कीजिए, शब्दों को एनालाइज कीजिए, उनके बारे में जानिए। थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है कि मेहनत ज़्यादा होती है, पर इतना ज़बरदस्त रिस्पांस मिलता है कि 6 से 8 महीने में इंग्लिश पूरे अच्छे से, कोई भी एग्जाम दीजिए आप, एसएससी, सीपीओ, बैंकिंग, रेलवे, सुप्रीम कोर्ट, एलडीसी, यूडीसी, जिसमें भी इंग्लिश आती है 100% रिजल्ट मिलता है बच्चे को और प्रॉब्लम नहीं आती इंग्लिश में। अब ये सेंटेंस यहाँ पे बिल्कुल सही हो गया, ठीक। इसी तरीके से अलग तरीके से भी सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं और अलग तरीके से भी यूज़ किए जा सकते हैं। मैं एग्जांपल्स देता हूँ आपको उसके। हर चीज़ बहुत वैल्यूएबल है आपके लिए। मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि मैं कोई भी वीडियो जो आपको दूंगा उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा जिसको देख के आपका टाइम वेस्ट हो जाए या आपके वो काम का ना हो। हर एक वीडियो 100% वैल्यूएबल है और अगर ये टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं इन टॉपिक्स में से, तो वो रिजल्ट भी आपको 100% मिलेगा। आप पीछे नहीं हट सकते, ना ही वो आपको उल्लू बना पाएगा आपका एग्जामिनर। देखिएगा मुझे पता नहीं कौन सा टाइप नंबर क्वेश्चन चल रहा है, मतलब क्वेश्चन मैं लिख नहीं पाऊंगा, नंबर नहीं लिख पाते, ऐसे लिखते हैं डायरेक्ट। द कलर ऑफ हिज शर्ट इज डार्कर देन मी, ये सेंटेंस लिखा, ठीक। इसको अंडरलाइन किया, पहला ऑप्शन दैट ऑफ माइन, दूसरा ऑप्शन दैट ऑफ मी, तीसरा ऑप्शन दैट ऑफ माई कलर, फोर्थ ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, अब सेंटेंस का कंपैरिजन किसका किया गया है, कलर का या हिज शर्ट का? कलर का कंपैरिजन हुआ है। अगर सेंटेंस वो लिखता है ये हिज शर्ट, उसकी शर्ट ज़्यादा डार्क है मुझसे, तो भी सेंटेंस इलॉजिकल था, शर्ट का कंपैरिजन पर्सन से नहीं हो सकता। और यहाँ पे हिज शर्ट तो बन चुका ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशनल और सब्जेक्ट क्या बना हुआ है, द कलर। कलर ऑफ हिज, उसकी शर्ट का कलर इज लगा दिया कलर के अकॉर्डिंग, डार्कर देन कंपैरेटिव डिग्री बन गया, मुझसे ज़्यादा डार्क है। अब कंपैरिजन करना चाहिए था उसको कि उसकी शर्ट का कलर मेरी शर्ट के कलर से कंपैरिजन ज़्यादा डार्क है ना, शर्ट के कलर का कंपैरिजन दूसरी शर्ट के कलर के कंपैरिजन से हो गया, कर गया मुझसे, तो नो इंप्रूवमेंट तो गया, वो गलत हो गया। अब इन तीनों में से कोई एक सही होगा, दैट ऑफ मी या दैट ऑफ माइन या दैट ऑफ माई कलर। अब दैट ऑफ माई कलर का मतलब है दैट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कलर को, ठीक है। और माई कलर यहाँ पे आ गया। अब बेसिकली होता क्या देखो, दैट ऑफ मी का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा माई कलर, मेरा कलर। अब ये पॉसिबल नहीं है ना, दैट ऑफ माई कैसे, माई कलर कैसे बन गया ये देखिएगा। अभी दैट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको यहाँ पर, दैट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको यहाँ पे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कलर को, द कलर ऑफ को, ठीक। ऑफ मी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑफ मी अधिकार को रिप्रेजेंट कर रहा है, माई को। अधिकार दिखाने के लिए वैसे केस भी यूज करते हैं, ऑफ भी यूज करते थे ना। तो जब मैं दैट ऑफ मी लगाऊंगा तो पूरा मिलकर बनेगा, यानी कि माई कलर बन गया ना ऐसा ऐसा। अब दैट ऑफ मी एक्सप्रेशन देखने के बच्चों को आदत होती नहीं है, लेकिन होता वो सही है। दैट ऑफ मी का मतलब होता है माई कलर या माई कार, जो भी, ठीक है, वो ऐसे केस दिखाता है। अब मेरे कलर से तो कंपेरिजन हो ही नहीं रखा, कंपेरिजन मेरी शर्ट से कलर हो रखा है, इसलिए एक्सप्रेशन ये गलत हो जाएगा, ठीक। दैट रिप्रेजेंट कर रहा है कलर, माइन का मतलब पता है यहाँ पे क्या बनेगा, माई शर्ट। जैसे आपने माई शर्ट लिखा तो सेंटेंस यहाँ पे बिल्कुल लॉजिकल है, सेंटेंस बना फर्स्ट एग्जाम्पल जो बनेगा, द कलर ऑफ योर शर्ट, हिज शर्ट, उसकी शर्ट का कलर इज डार्क, ज़्यादा डार्क है देन दैट ऑफ माई शर्ट। अब माई शर्ट मैं डायरेक्ट लिख नहीं सकता बिकॉज शर्ट का रिपीटेशन हो जाएगा, है ना, और दैट रिप्रेजेंट कलर को, तो इसलिए दैट ऑफ माइन लगा रखा जो बिल्कुल आंसर सही है। देन दैट ऑफ माई कलर तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, मेरे कलर से तो कंपैरिजन हो ही नहीं रहा, इसलिए आंसर बनता है फर्स्ट। क्योंकि अब लॉजिकल कंपैरिजन हमने पहले जो पढ़ा था बच्चों, वो पढ़ा था सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में पढ़ लिया था। लेकिन ये जो लॉजिकल कंपैरिजन है थोड़ा सा अलग है। अगर ये वाला आपके एग्जाम में आ गया, आप करके तो 100% आओगे, लेकिन फिर वहाँ पे कन्फ्यूजिंग क्रिएट होगी, छोड़ के आने नहीं वाले और वो फंस जाएगा, नंबर कट जाएगा। वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसलिए पहली वीडियो जो थी इसकी लेक्चर नंबर 2 बनाऊंगा वो वैल्यूएबल था, और लेक्चर नंबर 3 भी बहुत वैल्यूएबल है। दोनों में से आप किसी को भी छोड़ना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, वरना गलत हो जाएगा, गड़बड़ कर जाएगा, है ना। एक एग्जांपल मैं और देता हूं उसका, द लाइफ ऑफ अ टीचर इज मोर ग्लैमरस देन
एन एक्टर्स, ये सेंटेंस है। अब अगर मैं बात करता हूँ कि टीचर इज मोर ग्लैमरस देन एक्टर, तो वो अलग हो जाएगा। बात किसी कर रहा है उसकी लाइफ की। टीचर क्या बना हुआ है, ऑब्जेक्ट, लाइफ क्या बन गया, सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग क्या आ गया, इज, मोर ग्लैमरस क्या आ गया, कंपैरेटिव डिग्री। अब एन एक्टर से कंपैरिजन कर रहा है। अगर खाली एन एक्टर लिखा होता तो एक एक्टर का कंपैरिजन एक टीचर की लाइफ से तो नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये गलत हो गया। लेकिन जब उसने लिखा हुआ एन एक्टर्स, तो इसका मतलब क्या है, एन एक्टर्स का मतलब क्या बन गया, इसका मतलब बन गया एन एक्टर्स लाइफ, लाइफ अंडरस्टूड था वहाँ पे, इसलिए ऑप्शन सही था, सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट बन जाएगा आंसर। क्लियर हुआ, नो इम्प्रूवमेंट बन जाएगा आंसर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंटेंस में कंपैरिजन जो लॉजिकल है, तो लॉजिकल कंपैरिजन इस तरह से चेंज हो जाता है जब मैं प्रोनाउंस की बात करता हूँ, ठीक है। लॉजिकल कंपैरिजन आपका एडजेक्टिव में भी होता है, लेकिन वो अलग हो जाएगा। एनी अदर नो अदर केस बनता है, वो भी फेमस है, बच्चों को आता है लेकिन अधूरा आता है, वो भी वहाँ पे बच्चा गड़बड़ कर जाएगा, तो वो भी थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो इस तरह से प्रोनाउन का ये आपका लॉजिकल कंपैरिजन बनता है। ये वीडियो हमारा यहाँ पे लॉजिकल कंपैरिजन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो हमारे साथ बने रहिए, नोट्स बनाते रहिए। आपको मैं दिनेश गोयल पूरा आपका एक आपका हम यहाँ पे एक क्रैश कोर्स लेके आए हैं, जिसमें कि आपको इतने लेक्चर दे देंगे हम, जिसमें कि आपको बहुत प्रॉफिट हो जाएगा। साथ साथ बने रहिए और काम करते रहिए। थैंक यू सो मच, जय सिया राम।